बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की थी और इसका लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगा टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके स्टेटमेंट में हम चलते हैं। वो कहता है कि इज जी कामा ओ इज़ अ ग्रुप। कहता है कि ये क्या ग्रुप है वेयर ओ इज़ डिफाइंड। ओ उसने कैसे डिफाइंड किया है, ए ओ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए कामा बी जो है बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो वो कहता है कि सेट ऑफ इंटीजर, वो कहता है कि ये जो जी कामा ओ जो है वो क्या है, ग्रुप है। आगे उसने डिफाइन करके हमें एक बता दी है मल्टीप्लिकेशन भी। तो कहता है कि इसे चेक करो ये ग्रुप है या नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, देखें। कहता है कि इसका आंसर है जी जी कामा ओ इज़, इसका आंसर है जी नॉट अ ग्रुप। क्यों नहीं ग्रुप? अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ओ बी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी एज देर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। कहता है कि इसके अंदर फिर देर डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, मतलब कोई भी अगर हम सेट ऑफ इंटीजर से ले लें, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो उसके अंदर आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर एग्जिस्ट ही ना करे तो फिर वो ग्रुप की तो कंडीशंस है ना, उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, उसके अंदर आइडेंटिटी होना चाहिए, उसके अंदर इन्वर्स लॉ होना चाहिए। इसके अंदर तो आइडेंटिटी मौजूद ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विच इज़ नॉट ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू जो उसने बताया हुआ है। तो ये फिर ग्रुप नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कौन सी होती है आपको पता है कि 1 होती है। ज़ीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसके मल्टीप्लाई करने से तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। मतलब सेट ऑफ इंटीजर से जो सा मर्जी एलिमेंट वो क्या उठा के ले लें, पता है कि उसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ इंटीजर। तो सो देयर डज नॉट अ ग्रुप। आगे जी फिर इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ग्रुप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया उसके अंदर ग्रुप की डेफिनेशन को आपने अप्लाई किया, मतलब ग्रुप साबित करना है। तो इसके अंदर भी वही हमने करना है। उसने हमें आई की वैल्यू दी हुई है 1001, ए उसने हमें दिया जी 100 का -1 मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद बी मैट्रिक्स फॉर्म में उसने दिया है -1 0 एंड 01। सी उसने हमें दे दिया जी 1 -1 0 एंड 0 -1। कहता है कि फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। वो कहता है कि इनको यूज़ करो और चेक करो ये ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, चेक करके दो कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो इसके सोल्यूशन की जानब हम चल। तो इसके सोल्यूशन में हमने सबसे पहले उनकी वैल्यूज़ लिख ली। आइडेंटिटी हमारे पास उसने आई उसने इक्वल दिया 1001, ए उसने हमें दिया हुआ है 10। ये सारा आपने लिख लिया देख के। अब आपने इसको क्या बनाना है जी, आई ए बी सी को क्या बनाना है आपने, ग्रुप बनाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेटिव टेबल फिर कैसे हम लिखते होते हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव टेबल लिख लिया, इधर भी और इधर भी हमने क्या लिख लिया, आई ए बी सी, और इधर भी आई ए बी सी। अब आपने क्या करना है, आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, फिर आई को ए से मल्टीप्लाई करना है, आई से मतलब आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर वही आएगा। आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी आया। ए से मल्टीप्लाई किया, ए आएगा। बी से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी को, बी आएगा। सी से मल्टीप्लाई करेंगे इसके मैट्रिक्स को तो वो सी आपको आंसर देगा। लेकिन ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, ए आया। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा जो टेबल बना हुआ है ये ऊपर हमने सारी मल्टीप्लिकेशन उसने पहले की हुई है। तो ये आपने टेबल को देख के सारा करना है कि इसका आंसर क्या आता है। तो जब ये तो आइडेंटिटी की समझ आ गया। अब ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दो मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी। बी ए को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ए सी है ना, तो क्या रह जाता है, बी, तो आंसर बी आ जाएगा। इसी तरह सी ए को अगर मल्टीप्लाई करो तो फिर भी आंसर क्या आएगा, बी, क्योंकि बी रह जाता है। बी सी को आप बी सी को करेंगे तो ए रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी बी को किया तो फिर भी ए आ जाएगा।
अब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ये सारी बातें जो है हमने फिर इस टेबल के अंदर लिख दी। मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी आ, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा। ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो बी आ गया। इसी तरह बी वाले को इसी तरह हमने सी वाले को किया। अब हमने क्या करना है, इसे ग्रुप बनाना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर लेना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इज़ क्लोज्ड। अब एसोसिएटिव लॉ देखो, इसके अंदर कोई भी आपके पास ग्रुप होता है ना तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ जो है कोई भी सेट है उसके अंदर सेटिस्फाइज ही होते हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल, आप कोई से भी 3 अगर एलिमेंट्स आप ले लें उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ अगर आप लगाना चाहें तो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए डॉट इंटू बी सी इक्वल होता है ए डॉट बी इंटू सी। तो आप इस पर चेक कर सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल एसोसिएटिव लॉ इज़ सेटिस्फाइज ऑन इट। सही हो गया, क्योंकि 2x2 मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज सेटिस्फाइज होता है, जैसे मर्ज़ी आप चेक कर लें। उसके बाद आपने क्या चेक करना होता है, दूसरी कंडीशन के इसके अंदर आइडेंटिटी लॉ भी सेटिस्फाइज है कि नहीं। मतलब आइडेंटिटी देखो, आई की आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है, ए की देखो आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है, बी की देखो टेबल के अंदर इधर मौजूद है, सी की देखें तो सी की भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल आइडेंटिटी लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइज इन मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद इन्वर्स आइडेंटिटी, इन्वर्स लॉ में क्या होता है जी, मतलब हमेशा हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ठीक है, तो देखो आई का इन्वर्स क्या है, जिससे आंसर आइडेंटिटी आया, आई का इन्वर्स आई है जिससे आंसर मेरे पास आइडेंटिटी आया। ए का इन्वर्स क्या है, ए है जिससे मेरे पास आंसर आइडेंटिटी बना। बी का इन्वर्स क्या है, बी है जहाँ से आंसर मेरे पास आइडेंटिटी बना है। सी का इन्वर्स क्या है, सी है जहाँ से मेरे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी बना है। तो ये आपने सारा फिर लिख लिया जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताया कि इन्वर्स ऑफ आई इज़ आई, इन्वर्स ऑफ ए इज़ ए, इन्वर्स ऑफ बी इज़ बी, इन्वर्स ऑफ सी इज़ सी। तो देखो चारों कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाइज हो गई हैं जो उसने हमें मैट्रिक्स जो दिए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैंस जी इज़ अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसका जी सिंपल सा प्रूफ था। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानब चलते हैं। ये भी उसी तरह प्रूव दैट द सेट ऑफ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, एक उसने कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दे दिया आई एफ जी एंड एच, डिफाइंड ऑन द सेट कम्प्लेक्स नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई एफ जी उसने दिया हुआ है, जी के इक्वल है जी, एफ ऑफ जी जो है इक्वल है कंपोजिशन फंक्शन के अंदर उसने हमें दिया हुआ है, तो ये माइनस जी है। उसके बाद जी एफ जी जो है उसने वैल्यू बता दी है 1/z के इक्वल है। एच एफ जी जो है वो इक्वल है -1/z है। तो ये सारे वैल्यूज़, तो वो कहता है कि फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वो कहता है कि ये फॉर्म अ ग्रुप है अंडर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इंटू जी, मतलब कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफ इंटू जी जो है वो कहता है कि इक्वल है जी इंटू एफ ऑफ जी। मतलब कंपोजिशन आप जब आप ख़त्म करेंगे ना जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ इंटू जी है ना, तो ये कंपोजिशन ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी इंटू एफ ऑफ जी। ये उसने हमें डिफ़ाइन करके बता दिया कि कंपोजिशन को डिफ़ाइन कैसे करना है। तो वो कहता है कि अंडर कंपोजिशन इसे चेक करके दो कि ये ग्रुप है या नहीं है, तो आपने इसको करना है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन में उसने हमें बताया था आई एफ जी जो है इक्वल है जी के, एफ ऑफ जी आपको पता है ये इक्वल है जी माइनस जी के, जी एफ जी उसने दिया 1/z, एच एफ जी इक्वल है -1/z फॉर ऑल जी बिलोंग टू नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। ये उसने हमें बता दिया था। हमने जिसको सेट की फॉर्म में लिख लिया, जी की फॉर्म में जो हमारे पास है, जी क्या है जी आई एफ जी एच, जैसे हमने मैट्रिक्स में किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। सही है, तो हमने क्या किया, इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया, इधर भी और इधर भी आई एफ जी एच, इधर भी आई एफ जी एच, और कंपोजिशन हमने लगा ली। अब आई के साथ कंपोजिशन लगाएंगे ना, आइडेंटिटी जिसके साथ भी कंपोजिशन बनाओगे वही आंसर दे देगा। आई को एफ से करेंगे तो एफ आएगा, आई को जी से करेंगे तो जी आएगा, आई को एच से करेंगे तो एच आएगा। आगे वही मतलब अब एफ़ को आई से करेंगे तो एफ़ ही आएगा। अब एफ़ के साथ कंपोजिशन निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो ये सारा ऊपर हमने लिखा हुआ, ये टेबल में जो जो बातें हमें पूछेगा वो हमने सारी इधर लिख ली हैं। तो जब हमने देखें
आइडेंटिटी को जब जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है। अब जी एफ का जी के साथ अगर हमें कंपोजिशन निकालूं तो ये क्या आएगा, एफ ऑफ जी, ये क्या आएगा, एफ इंटू जी एफ जी। अब जी एफ जी किसके इक्वल है, ये उसने खुद क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, जी एफ जी उसने बताया हुआ है, वो किसके इक्वल है जी एफ जी है जी 1/z। ये वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर ली, इसमें पुट कर ली। अब f इंटू जी 1/z है ना, अब f वाले फंक्शन में ये 1/z जहाँ पे z लिखा वहाँ मैं ये पुट कर दूँगा। f फंक्शन किसके इक्वल है, -z। ये -z है ना, इसके अंदर मैंने 1/z पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1/z। अब -1/z किसकी वैल्यू है, ये है जी एच एफ जी के इक्वल आ जाएगा। तो इसी तरह जब एफ ऑफ जी निकालोगे तो एच की आएगा, आप जी ऑफ एफ निकालोगे तो तब भी एच आएगा। देखो जी इंटू फंक्शन ऑफ जी, ठीक है, मतलब जी है ना, एफ जी एफ तो एच आ जाएगा। इसी तरह एफ एच निकालो तो जी आ जाएगा, इसी तरह जी एच निकालोगे तो एफ आ जाएगा। मतलब इनकी कंपोजिशन निकालोगे तो दूसरा फंक्शन हमें अपोजिट बना के दे देगा। इसी तरह देखो एफ ऑफ जी ऑफ इंटू एफ ऑफ जी है ना, तो ये देखो इसकी कंपोजिशन खत्म की है, डिफाइन किया फंक्शन तो जी इंटू एफ ऑफ जी आ गया। एफ ऑफ जी किसके इक्वल है जी -z, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब क्या किया जी, ये किस में पुट करनी है, जी वाले फंक्शन, जी वाला फंक्शन है -1/z, तो 1/z के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट कर ली। ये माइनस पहले ये तो ये -z हमने पुट किया तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास। उसी तरह सॉरी जी वाला फंक्शन किसके इक्वल है हमारा, 1/z के इक्वल, सॉरी, तो z में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-z, तो -z किसके इक्वल है, 1/-z एच एफ जी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं एफ ऑफ एच एफ जी निकालूंगा तो एफ इंटू एफ ऑफ एच आ जाएगा। फिर एफ इंटू एच वाला फंक्शन किसके इक्वल है, -1/z, वो वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी है। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, एफ़ वाले फंक्शन में। एफ़ वाला फंक्शन है जी -z के इक्वल, तो ये -z में हमने क्या पुट कर लिया, -1/z, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/z, तो 1/z किसके वैल्यू है, जी एफ जी की वैल्यू, तो ये वैल्यू फिर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे फंक्शंस की कंपोजिशन निकाल लेनी है। ये सारी आपने कंपोजिशन निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से स्टेप हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। सभी की आपने कंपोजिशन इसी तरह निकालते जाना है। जब कंपोजिशन आपने लिख लेनी है तो उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कंपोजिशन निकाले बगैर भी आप आइडिया के साथ भी आप लिख सकते हैं। मतलब एफ़ इंटू एफ़ की कंपोजिशन हम निकाल रहे हैं तो एफ़ के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। मतलब एक जैसे फंक्शन की कंपोजिशन निकालेंगे तो आइडेंटिटी, अगर अपोजिट एफ़ और जी है ना तो ये हमें एच बना के दे देगा। अगर एफ़ की एच के साथ करेंगे तो जी आ जाएगा, जी की एफ़ के साथ करेंगे तो एच आ गया, जी के साथ की तो आइडेंटिटी आएगा, जी का एच के साथ करोगे तो एफ़ आ जाएगा, मतलब अपोजिट आ जाएगा। इस तरह ये आपने टेबल सारा बना लेना है। ठीक है, फिर उसी तरह एज इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल एसोसिएटिव ला। अब कोई भी आप कंपोजिशन फंक्शन में कोई भी, क्योंकि एसोसिएटिव ला हमेशा सेटिस्फाइज होता है, तो कोई भी तीन आप फंक्शन ले लें उसके अंदर आप एसोसिएटिव ला लगाएं तो आप चेक कर सकते हैं कि इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल एसोसिएटिव ला इज़ सेटिस्फाइज ऑन इट। ठीक है, और आइडेंटिटी भी देखो, हर फंक्शन की आइडेंटिटी उसके सामने मौजूद है। मतलब देखें आप आई की आइडेंटिटी देखो तो आई की सामने मौजूद है, एफ़ की भी मौजूद है, उसके बाद जी की भी मौजूद है, एच की भी मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ क्लियर फ्राम टेबल आइडेंटिटी ला इज़ आल्सो सेटिस्फाइज ऑन इट। अब इन्वर्स ला हमेशा क्या देता है, हमें आइडेंटिटी देता है। तो इन्वर्स भी ला चेक करो तो आई का इन्वर्स क्या है, आई, जहाँ से आंसर मेरे पास आइडेंटिटी बना है। एफ़ का इन्वर्स क्या है, एफ़, जहाँ से आंसर आइडेंटिटी आया है। जी का इन्वर्स क्या है, जी, जहाँ से आंसर आइडेंटिटी आया है। एच का इन्वर्स क्या है, एच, जहाँ से मेरे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन्वर्स ला भी इसके अंदर क्या हो गया, सेटिस्फाइज हो गया। तो इस ये भी आपने लिख लिया। तो इस देखो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइज, तो सो जी इज़ अ ग्रुप अंडर कंपोजिशन, सो तो जी इज़ ग्रुप अंडर कंपोजिशन। तो ये इसका क्या आ गया जी, सिंपल इसका आंसर आ गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी उसी तरह, मतलब ये सभी अभी हम क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं इनमें ग्रुप की डेफिनेशन को ही अप्लाई कर रहे हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहता है कि शो दैट द सेट, उसने एक सेट हमें दिया है 2 पावर k
और के वो कहता है कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ये सेट ऑफ मतलब इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो कहता है कि इसको शो ऑफ करके दो कि ये क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। आगे जी देखें क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर भी हमें क्या उसी तरह हमने सबसे पहले हमें जो उसने क्वेश्चन में गिवन दिया था सेट, वो हमने लिख लिया g इज़ इक्वल टू 2 पावर k, और k बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ हैं उसकी। अच्छा, हमने सबसे पहले इसको अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो मैंने इसको पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन कर ली, मतलब के हमारे पास आप देखो सेट ऑफ इंटीजर है तो ये लातादाद एलिमेंट्स है, तो हमने क्या किया, कोई भी आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट्स ले लिए 2 पावर के से मतलब जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसी तरह मैंने रख लिया 2 पावर m और 2 पावर n, दो मैंने इस सेट से ले लिया एलिमेंट, और m n मैंने बता दिया इस सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब कोई भी हमने ले लिया आर्बिट्रेरी। तो 2 पावर m डॉट 2 पावर n इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये मैंने फिर इसको बता गया कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, उनको ऐड करें, तो इनकी पावर्स ऐड करके जो फिर भी जो उनकी पावर्स में जो वैल्यूज़ आएंगी वो फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो दोबारा इसी सेट से ही आएगा, सेट ऑफ इंटीजर। तो सो जी इज़ क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने ग्रुप की पहली डेफिनेशन कंडीशन लगा ली। अब आपने क्या करना है जी, इसकी सेकंड कंडीशन हम क्या करने लगे हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते होते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं इसमें से कोई से 3 एलिमेंट्स लेने लगा हूँ आर्बिट्रेरी। मैं कहता हूँ कि 2 पावर l 2 पावर m एंड 2 पावर n जो है, मतलब जैसे l m और n, ये मैंने 3 सेट ऑफ इंटीजर से एलिमेंट्स ले लिए, 2 पावर l 2 पावर m एंड 2 पावर n बिलोंग टू सेट जी। अब इसमें मैं एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ, तो एसोसिएटिव लॉ आप जानते हो, a डॉट इंटू मतलब a डॉट b इंटू क्या होता है, c जो है वो इक्वल होता है a इंटू b डॉट c। तो ये आपने प्रूव करना है इस पे एसोसिएटिव लॉ। तो मैं ये एसोसिएटिव लॉ लगाने लगा हूँ इसके अंदर। तो हमने फिर क्या किया, 2 पावर l डॉट 2 पावर n m इंटू 2 पावर n। तो इस पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, तो फिर ये ऐड होने के बाद फिर ये बाहर मल्टीप्लाई इसको ऐड कर दिया। अब देखो हम इनकी पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। तो l प्लस में इसको आगे क्या करना है, m प्लस n करूँ तब भी मेरे पास आंसर वही आएगा। तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन सेट ऑफ इंटीजर, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो l प्लस इंटू m प्लस n है, तो ये फिर 2 पावर l मैंने अलग कर लिया, 2 पावर m प्लस n अलग कर लिया, ठीक है। तो 2 पावर l डॉट ये क्या आ जाएगा, 2 पावर m डॉट 2 पावर n। तो देखो a डॉट b इंटू सी किसके इक्वल आ गया, a डॉट इंटू बी डॉट सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एसोसिएटिव लॉ इज़ सेटिस्फाइज ऑन इट अंडर मल्टीप्लिकेशन इन जी। अब मैं इसके बाद जी आइडेंटिटी को लेने लगा हूँ। तो आइडेंटिटी सेट ऑफ इंटीजर में क्या होती है, मैं कहता हूँ सिंस 0 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब 2 पावर 0 लेंगे तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, मतलब 1 आता है ना। तो हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लेनी है ना, तो इसलिए 2 पावर 0 बिलोंग टू जी, ये हमने इसकी आइडेंटिटी रख ली, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या होती है कि आपने चेक करना होता है कि आपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी कि आइडेंटिटी जो आप ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आना चाहिए। जैसे कि इन जनरल हमने पढ़ा था कि ए स्टैरिक ई इक्वल है या ई स्टैरिक ए, मतलब लेफ़्ट साइड से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो या राइट साइड से करो, आंसर क्या आना चाहिए, वही दोबारा आना चाहिए। तो हमने 2 पावर m जी का एलिमेंट्स था, तो मैंने इसके आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने लगा 2 पावर 0, तो ये 0 ऐड हो के फिर भी क्या आ जाएगा, 2 पावर m। तो देखो लेफ़्ट साइड से हमने मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी, तो फिर आंसर वही आ गया। इसी तरह राइट साइड से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करोगे 2 पावर 0 डॉट 2 पावर m, तो ये फिर पावर्स ऐड हो गए, 2 पावर m आ गए। तो 2 पावर 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिटी लॉ इज़ आल्सो सेटिस्फाइज इन जी। अब आगे क्या होता है, इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ हमेशा हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। मतलब हमने क्या सपोज़ यहाँ पे किया आइडेंटिटी 2 पावर 0, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स क्या किस तरह जनरेट हो रहे हैं 2 पावर m से,
जो जी के अंदर है, ठीक है। तो मैंने 2 पावर m लिया, वो जी का एलिमेंट है ना, तो इसका इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद है क्योंकि इसको हमने ग्रुप बनाना है। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि 2 पावर -m, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर वाले भी इसी के अंदर मौजूद है -m, क्योंकि 0 +-1 +-2 इस तरह स्टार्ट हो रहा है ना 2 पावर के, जो हमने जो ग्रुप उसने दिया हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। तो मैंने क्या किया, 2 पावर -m बिलोंग टू जी, सही है। तो 2 पावर m डॉट 2 पावर -m मैंने मल्टीप्लाई किया, तो देखो m -m आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 पावर 0, मतलब आइडेंटिटी आ गया। इन्वर्स ला हमेशा हमें क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, ठीक है। तो देखो इसको हमने लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैं इसको क्या करने लगा, राइट साइड से 2 पावर -m फिर किया और डॉट 2 पावर m, तो ये क्या आ गया, 2 पावर -m प्लस n, तो ये देखो फिर 0 2 पावर 0, ये फिर आइडेंटिटी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पावर -m इसका क्या हुआ, इन्वर्स ऑफ 2m। तो इन जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इस देखो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ ग्रुप। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ ग्रुप बनाना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें वो कहता है कि शो दैट इफ़ जी इज़ ग्रुप, कहता है कि जी क्या है, आपके पास एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है, सच दैट एक्स डॉट एक्स इक्वल टू ई, और उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करके बताता है कि इसका एक्स डॉट एक्स करें तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है, एक्स बिलोंग टू जी, कहता है कि वेयर इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो फिर वो कहता है कि देन प्रूव करके दो कि जी क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। तो अबिलियन ग्रुप हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसके अंदर क्या करे, होल्ड करें। मतलब उसने क्या कहा है कि आपके पास एक ग्रुप जी है और उसके अंदर एलिमेंट्स, वो कहता है कि एक्स और एक्स डॉट एक्स करो तो आंसर आइडेंटिटी आता है। तो फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि जी क्या है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो हमने अबिलियन ग्रुप इससे प्रूव करना है। तो उसी तरह सिंपली हमारे पास जी क्या था, उसने खुद बताया कि जी क्या ग्रुप है, और उस सच दैट उसने हमें मल्टीप्लिकेशन भी बता दी है कि एक्स डॉट एक्स किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ये उसने खुद क्वेश्चन में हमें बता दिए। अब एक्स एलिमेंट किसका है, जी क्या, और जी क्या उसने खुद बताया कि ग्रुप है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद है। तो मैंने एक्स इन्वर्स, फिर मैंने क्या कहा कि एक्स अगर जी का एलिमेंट है तो एक्स का इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद है। तो मैं इसके इस इन्वर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने लगा, तो एक्स इन्वर्स इंटू एक्स डॉट एक्स इक्वल आ गया एक्स इन्वर्स इंटू ई। अब इस पे फिर मैंने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, एक्स इन्वर्स डॉट एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इन्वर्स, इधर जो मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से किया तो वही आ गया। अब ये देखो एलिमेंट है, उसका साथ क्या है, इन्वर्स मौजूद है। अगर कोई एलिमेंट हो और उसका साथ इन्वर्स मौजूद हो तो वो सारा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। तो ये फिर क्या आ गया, आइडेंटिटी डॉट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स इन्वर्स के। मतलब जी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो इसके इक्वल हैं, एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स के फॉर्म में। तो वी हैव टू शो दैट, अब हमने प्रूव क्या करना है कि उसने खुद क्वेश्चन में बताया, पूछा है कि वी हैव टू शो दैट, फिर हमने जी को क्या बनाना है, अबिलियन बनाना है। तो अबिलियन बनाने के लिए आपको पता है कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज होना चाहिए। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हमें कोई दो एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कोई इससे भी आर्बिट्रेरी लेट मैंने सपोज कर लिया कि ए बी बिलोंग टू जी, ग्रुप जी। सो ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया कि हर एलिमेंट किस तरह है, अगर एक्स है तो एक्स किसके इक्वल है, एक्स इन्वर्स। इसी तरह अगर जी का एलिमेंट है तो ए किसके इक्वल आएगा, ए इन्वर्स के। अगर बी जी का एलिमेंट है तो बी किसके इक्वल आएगा, बी इन्वर्स के। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है, हो गया। ऊपर वाली को हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने जी को क्या बनाना है, अबिलियन बनाना है। तो ए बी बिलोंग टू जी, तो इसका मतलब है कि ए बी की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँगा तो जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी क्या होगा, जी के एलिमेंट होगा। तो सो दैट फिर ए बी इक्वल आ जाएगा। अब ए बी अगर मल्टीप्लिकेशन अगर मैं रखूँ तो वो भी जी का एलिमेंट है, तो वो भी किस तरह होगा, ए बी बाय इक्वेशन नंबर 1 से ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी होल इन्वर्स के। अब इसका इन्वर्स आप ओपन करेंगे तो इन्वर्स हमेशा आपको पता है कि अपोजिट ओपन होता है, मतलब सेकंड वैल्यू पहले आएगी बाद में फर्स्ट वैल्यू आएगी। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाएगा। अब बी इन्वर्स सारा किसके इक्वल है, बी के। ए इन्वर्स सारा किसके इक्वल है, ए, तो मैंने बी ए भी किसके इक्वल आ गया, बी ए। तो सो हैंस जी इज़ एन
अबिलियन देखो कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी डॉट ए। तो इससे फिर क्या प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसके अंदर सेटिस्फाइज होगी। ग्रुप तो ऑलरेडी था, हमने तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर लगानी थी, तो वो भी इसके अंदर सेटिस्फाइज होगी। तो हैंस जी इज एन अबिलियन ग्रुप हो गया। तो ये फिर इसकी जी कंप्लीटनेस प्रूव होगी। आगे फिर उसी तरह इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ जी हैज़ 3 एलिमेंट्स, कहते हैं कि अगर एक आपके पास ग्रुप, तो आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर वो क्या कहता है कि इफ़ जी हैज़ 3 एलिमेंट्स, वो कहता है कि अगर कोई आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो कहता है कि प्रूव करके दो कि जी क्या फिर एक अबिलियन ग्रुप है, कि ये आपने प्रूव करके देना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम अगर सपोज़ कर लें, मैं कहता हूँ कि लेट जी मेरे पास अगर ग्रुप है जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स रख लेता हूँ जी आइडेंटिटी ए एंड बी, ये हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब वो कहता है कि ये अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो इनको यूज़ करके चेक करो कि ये फिर क्या होना चाहिए, फिर प्रूव करके दो कि ये क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो। तो आप इसको पहले हम मल्टीप्लिकेटिव टेबल अगर हम बना लें तो मेरे पास क्या आएगा, इधर आएगा जी मल्टीप्ली ए ई, फिर इधर ए आ गया, फिर इधर आ गया बी, फिर इसी तरह ई ए एंड बी आ गया, ठीक है। उसी तरह अब आइडेंटिटी को जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही दोबारा आ जाएगा। ए को जब मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी से तो ए आ जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, ये आपने अभी प्रूव करना है। ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आपने बताना है जी। इसी तरह बी को ई से मल्टीप्लाई किया था वही आएगा, बी को ए से तो बी डॉट ए इधर आ गया, इधर क्या आ गया, बी डॉट बी आ गया। तो ये आपके पास एक टेबल बन जाएगा इस तरह। अब हमने इसको यूज़ करके बताना है उस क्वेश्चन में जो उसने पूछा है कि ये क्या है कि ग्रुप है अंडर मल्टी, हमने फिर इसको क्या बनाना है जी, अबिलियन ग्रुप बनाना है। तो जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया भी है, तो हमने उसी तरह लेट्स जी बी अ ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट्स, तो मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए ई ए बी। अब आइडेंटिटी को जिससे ए से मल्टीप्लाई करो लेफ़्ट साइड से, ये मल्टीप्लाई करने से ए ही आएगा। आइडेंटिटी को अगर बी से मल्टीप्लाई करो या बी लेफ़्ट साइड से या राइट से आंसर क्या आएगा, बी आएगा। वही जो मैंने आपको टेबल बताया था। हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने प्रूव क्या करना है कि जी क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइज होना चाहिए, मतलब ए बी किसके इक्वल आए, बी ए के इक्वल आए। तो सिंस फिर हमने क्या किया कि सिंस ए बी क्या है, जी के एलिमेंट ही है ना, तो ए बी एंड बी ए इनको अगर मल्टीप्लाई करें वो भी फिर क्या जो एलिमेंट आएंगे वो भी क्या होंगे, जी के होंगे। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हमारे पास आंसर 3 कंडीशन बनेगी। अगर ए बी अगर मैं लूँ तो ए बी या तो आइडेंटिटी के इक्वल हो सकता है, या ए बी अगर मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आंसर ए आ सकता है, या फिर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ सकता है, बी आ सकता है। अब ये तीनों कंडीशनें मैंने चेक करनी है कि क्या कौन सी कंडीशन ट्रू है इनमें से। तो इफ़ मैं कहता हूँ ए बी अगर मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास आंसर अगर आ जाता है ए, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इसको चेक करने लगूँ क्या इसका आंसर ए आता है कि नहीं आता। तो मैंने क्या किया, ए बी दोनों जी के एलिमेंट हैं, तो ए का इन्वर्स भी जी के अंदर मौजूद है, तो मैंने ए इन्वर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो इस पे मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ए इंटू बी इज इक्वल आ गया, ए इन्वर्स से ये सारा आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ये फिर एलिमेंट है उसका साथ इन्वर्स मौजूद है, तो ये फिर आ गया आइडेंटिटी इंटू बी इक्वल टू ई। तो बी किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो विच इज़ नॉट ट्रू बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि इफ़ बी इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी दैन जी हैज़ ओनली 2 एलिमेंट्स। क्योंकि अगर बी को अगर मैं आइडेंटिटी सपोज कर लूँ तो मैंने तो पहले ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी पहले ही रखा हुआ है ई, अब बी भी ई आ जाए तो इसका मतलब है कि ग्रुप के अंदर तो फिर 2 ही एलिमेंट रहे, तो 3 तो रहे ही नहीं है। तो ये मेरे पास जो सपोजिशन है ये फिर क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि इसके अंदर तो 3 एलिमेंट्स उसने बताया कि लो। इसका क्या मतलब हुआ कि फिर बी ए बी को अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर ए है, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं है।
सिमिलरली इसी तरह अगर ए बी को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरे पास अगर बी आता है, तो इसको मैं बी इन्वर्स के साथ उसी तरह मैं इन्वर्स लगाऊँ तो मेरे पास आंसर ए इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, बात बिल्कुल नॉट ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये भी गलत है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर फिर ए बी को अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ आइडेंटिटी ही आना चाहिए। तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी, जैसे ए बी मैंने जी का एलिमेंट रखा है ना, अब बी ए भी जी का एलिमेंट है ना, तो इससे भी वही 3 कंडीशन बनेगी। या तो बी ए मल्टीप्लाई करने से आंसर मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी आएगा, या बी ए को मल्टीप्लाई करने से आंसर ए आएगा, या बी ए को मल्टीप्लाई करने से आंसर बी आएगा। तो हमने ऊपर प्रूव किया है, उसी को हम यूज़ करेंगे कंडीशन। अगर बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आता है, तो इसका क्या मतलब है कि देन बी किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। तो ये तो नॉट ट्रू हो गया। इसी तरह अगर बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर बी आता है तो देन ए फिर किसके इक्वल आ जाएगा, बाय जो ऊपर हमने कंडीशन लगाई है जिस तरह हमने प्रूफ किया है। तो बी ए इक्वल अगर बी हो तो ये फिर देखो ए किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास तो 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो इस तरह तो हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे ग्रुप के अंदर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी ए फिर मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता, ना ही ए आ सकता है और ना ही बी आ सकता है। तो इसका क्या मतलब है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के, जिसका क्या मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ इसके अंदर सेटिस्फाइज हो गया। तो हैंस फिर जी क्या हो गया, इज़ अबेलियन ग्रुप। तो ये इसका जी आंसर आ गया, सिंपल।